प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है? जब एसी पर केवल इंडक्टर जुड़ा हो। जब एसी सप्लाई पर केवल इंडक्टर जुड़ा हो, ऐसा सर्किट है, वो इंडक्टिव सर्किट कहलाता है। शुद्ध इंडक्टर जुड़ा हो देखिए, ये एसी का आरोपित वोल्टेज वी। आप जानते हैं कि आरोपित वोल्टेज वी बराबर होता है ईबी प्लस आई ए आई इंटू आर, वोल्टेज ड्रॉप। आरोपित वोल्टेज बढ़ता है तो ईबी भी बढ़ता है। आरोपित वोल्टेज बढ़ेगा तो उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल जो बैक ईएमएफ है, ईबी भी बढ़ता है। लेकिन आरोपित वोल्टता और ईबी एक दूसरे के विपरीत ध्रुवता वाले होते हैं, एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले होते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, इसलिए इनकी दिशा अलग अलग होती है। तो जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता है वैसे वैसे ईबी का मान भी बढ़ता है, लेकिन विपरीत दिशा में बढ़ता है। वोल्टेज का मान घट के शून्य होता है, ईबी का मान भी घट के शून्य हो जाता है। फिर वोल्टेज नेगेटिव साइकिल में है तो ईबी पॉजिटिव साइकिल में बढ़ता है। वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव अर्थ चक्कर में है तो ईबी पॉजिटिव अर्थ चक्कर में चलता है। ईबी का मान बैक ईएमएफ क्या है? धारा परिवर्तनों का विरोध करता है। एसी के धारा परिवर्तनों का विरोध करता है। लेंज के नियमानुसार उत्पन्न होने के कारणों का विरोध करेगा, इसलिए एसी धारा परिवर्तनों का विरोध करता है। बैक ईएमएफ है वो एसी धारा परिवर्तनों का विरोध करता है।
धारा परिवर्तनों का विरोध करता है, तो आप कभी भी देखेंगे कि साइकिल के अंदर परिवर्तन सबसे ज्यादा कब होते हैं? परिवर्तन जब 0 से लेके धारा का मान बढ़ता है तब ज्यादा परिवर्तन होते हैं, जब अधिकतम होता है तब परिवर्तन कम होते हैं। जब धारा का मान अधिकतम मान पर पहुंच जाता है तब परिवर्तन कम होते हैं। कुछ समय तक धारा लगभग एक एक समय ऐसा आता है जब धारा नियत हो जाती है अधिकतम मान पे, बढ़ते बढ़ते जाके रुक जाती है, फिर घटना स्टार्ट होती है। जैसे झूला झूलते हैं तो क्या करते हैं, झूला नीचे होगा एकदम तब स्पीड ज्यादा होती है, घूम के ऊपर जाएगा ना तो क्या होगा, एक बार रुक जाता है, रुक जाता है ना ऊपर जाता है तो। वैसे ही धारा ऊपर जाती है तो एक बार परिवर्तन कम होते हैं, वहां पर अधिकतम मान पर परिवर्तन कम होते हैं। तो धारा जब अधिकतम मान पर होगी तो उसमें परिवर्तन न्यूनतम होंगे, 0 से बढ़ना स्टार्ट होगी तो इसमें परिवर्तन अधिकतम होंगे। ठीक है, तो बैक ईएमएफ धारा परिवर्तनों का विरोध करता है। बैक ईएमएफ क्या है, धारा परिवर्तनों का विरोध करता है। तो जब बैक ईएमएफ और धारा एक दूसरे के विपरीत चलेंगे, बैक ईएमएफ अधिकतम होगा तो धारा न्यूनतम होगी, क्योंकि एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो इसलिए बैक ईएमएफ जब अधिकतम होता है, जब बैक ईएमएफ अधिकतम होता है उस समय धारा का मान शून्य होता है। देखिए, जब धारा में परिवर्तन अधिकतम होंगे उस कंडीशन में बैक ईएमएफ अधिकतम होगा, क्योंकि बैक ईएमएफ पैदा तो धारा परिवर्तनों से ही होता है। बैक ईएमएफ पैदा किससे होता है, धारा परिवर्तनों से। धारा में परिवर्तन होंगे, फ्लक्स में परिवर्तन होंगे, जिससे बैक ईएमएफ पैदा होता है। तो बैक ईएमएफ का मान अधिकतम है उस समय धारा का मान तो शून्य होगा, क्योंकि बैक ईएमएफ और धारा एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो बैक ईएमएफ अधिकतम है उस टाइम धारा का मान शून्य होगा, और धारा जब शून्य से बढ़ना प्रारंभ करती है तो यहाँ पर धारा में परिवर्तन मैक्सिमम होते हैं। इस कंडीशन में शून्य से पहले हो या शून्य से बाद में हो, इस कंडीशन में धारा में परिवर्तन मैक्सिमम होता है। जब परिवर्तन मैक्सिमम होंगे तो इस कंडीशन में आप देखेंगे बैक ईएमएफ अधिकतम है ना, इस कंडीशन में बैक ईएमएफ अधिकतम है। अब जैसे जैसे धारा का मान बढ़ना स्टार्ट होगा, बैक ईएमएफ घटेगा। बैक ईएमएफ तो इसलिए घट रहा है क्योंकि आरोपित वोल्टेज घट रही है, तो बैक ईएमएफ घटेगा तो धारा बढ़ेगी। और धारा बढ़ के अपने अधिकतम मान पे पहुंचती है तो धारा में परिवर्तन क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जिसमें धारा में परिवर्तन शून्य होंगे। एक समय ऐसा आएगा कि धारा में परिवर्तन शून्य होंगे। धारा में परिवर्तन शून्य होंगे तो बैक ईएमएफ क्या होगा, शून्य। तो देखिए बैक ईएमएफ शून्य है, तो धारा में परिवर्तन 0 के करीब मैक्सिमम होते हैं। धारा में परिवर्तन मैक्सिमम होंगे उस कंडीशन में बैक ईएमएफ अधिकतम होगा। धारा में परिवर्तन शून्य होगा उस टाइम बैक ईएमएफ भी शून्य होगा। ठीक है। और फिर जैसे जैसे धारा घटना प्रारंभ करेगी, धारा में परिवर्तन स्टार्ट हो जाएंगे और बैक ईएमएफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब बैक ईएमएफ बढ़ के अधिकतम पहुंच जाएगा, धारा में धारा शून्य के करीब होगी, धारा में परिवर्तन मैक्सिमम होंगे, बैक ईएमएफ अधिकतम होगा। और धारा और बैक ईएमएफ, देखो बैक ईएमएफ धारा परिवर्तनों से पैदा होता है। धारा में परिवर्तन ज्यादा होंगे उस कंडीशन में बैक ईएमएफ ज्यादा होगा।
तो धारा इस प्रकार से चलती है। आरोपित वोल्टता बढ़ती है, बैक ईएमएफ बढ़ता है। वोल्टेज मैक्सिमम होंगे, बैक ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा। वोल्टेज जीरो होंगे, बैक ईएमएफ भी जीरो होगा। लेकिन जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो तब प्रवाहित होती है जब बैक ईएमएफ मैक्सिमम होगा, तब धारा शून्य से प्रारंभ होती है। क्योंकि धारा और बैक ईएमएफ एक दूसरे के विरोधी होते हैं। बैक ईएमएफ है वो धारा परिवर्तनों का विरोध करता है और जिस समय धारा परिवर्तन मैक्सिमम होंगे उस समय बैक ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा। तो धारा इसमें तब प्रवाह प्रारंभ होता है जब बैक ईएमएफ मैक्सिमम होता है। जब धारा मैक्सिमम होती है उस टाइम बैक ईएमएफ शून्य हो जाता है। जब धारा शून्य होती है तो बैक ईएमएफ मैक्सिमम हो जाता है। तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। इस कारण क्या है, इंडक्टर में बैक ईएमएफ के कारण धारा वोल्टता से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। धारा वोल्टता से 90 डिग्री बाद में प्रारंभ होती है। वोल्टता से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। किस कारण से? बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ धारा परिवर्तनों का विरोध करता है, इसके कारण है वो धारा 90 डिग्री पिछड़ जाती है। आप देख सकते हैं कि एक दिन मैंने आपको बताया भी था, इसमें कौन कौन आगे, कौन आगे, कौन पीछे। अभी इस साइकिल में देखिए आपकी धारा कहाँ है, बैक ईएमएफ कहाँ है, एक सीधी लाइन में देखिए। यहाँ देख लीजिए, इस लाइन में देख लीजिए, सीधी लाइन में यहाँ देख। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तो वोल्टेज है, यहाँ पर आरोपित वोल्टेज है। यहाँ पर यहाँ पर धारा है, यहाँ पर बैक ईएमएफ। सही बनाया ना? वोल्टेज पॉजिटिव के अधिकतम पर है, वोल्टेज पॉजिटिव के अधिकतम पर है। धारा शून्य पर है, पॉजिटिव में प्रवेश कर रही है। ईएमएफ, बैक ईएमएफ है वो नेगेटिव के अधिकतम पर है, नेगेटिव के अधिकतम पर है। तो अभी आप देखेंगे इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज है वो धारा से 90 डिग्री आगे है, और धारा है वो बैक ईएमएफ से 90 डिग्री आगे है। वोल्टेज और बैक ईएमएफ के बीच में 180 डिग्री का कोण होता है। जो एक विपरीत होते हैं एंटी फेज, उनके बीच में 180 डिग्री का ही कोण होता है। तो इंडक्टिव सर्किट में इसका जो वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, ये वोल्टेज है। वेक्टर डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो आगे होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे दिखाया जाता है। तो वोल्टेज आगे है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको सबसे आगे लिया है। फिर धारा, ये 90 डिग्री धारा पीछे है। फिर बैक ईएमएफ धारा से भी 90 डिग्री पीछे है, तो बैक ईएमएफ यहाँ आएगा। ये इनकी डायरेक्शन है। वोल्टेज सबसे आगे है, फिर धारा है, फिर बैक ईएमएफ। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि जब इंडक्टर को एसी वोल्टता आरोपित की जाती है तो फ्लक्स परिवर्तन से उसमें बैक ईएमएफ पैदा हो जाता है। वो बैक ईएमएफ धारा परिवर्तनों का विरोध करता है और आरोपित विद्युत वाहक बल के भी का भी विरोधी होता है।
जब आरोपित वोल्टता बढ़ती है, बैक ईएमएफ का मान भी बढ़ता है, वोल्टता अधिकतम होती है, बैक ईएमएफ भी अधिकतम होता है, वोल्टता शून्य हो जाती है, बैक ईएमएफ भी शून्य हो जाता है। लेकिन धारा प्रवाह तब प्रारंभ होता है जब बैक ईएमएफ मैक्सिमम होता है। उस समय धारा शून्य से प्रारंभ होती है। जब बैक ईएमएफ शून्य आ जाता है तो उस स्थिति में धारा मैक्सिमम होती है। धारा और बैक ईएमएफ के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। बैक ईएमएफ से धारा 90 डिग्री आगे चलती है, यानी वोल्टेज और बैक ईएमएफ के बीच में मान लीजिए। जो इंडक्टर में करंट प्रवाहित होती है उसको आईएल से प्रदर्शित करते हैं और वीएल से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर केवल इंडक्टर ही है, तो ये वोल्टेज जो भी दिया जा रहा है वो शुद्ध प्योर इंडक्टर को ही दिया जा रहा है। इसका रेजिस्टेंस 0, प्योर इंडक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम, ये ग्राफिक डायग्राम, ये वेक्टर डायग्राम। अब देखिए हैं कि शुद्ध प्रेरणिक परिपथ है, इसमें केवल प्रेरकत्व है। शुद्ध शुद्ध लिखा है ना, प्योर। अभी शुद्ध ही पढ़ते हैं, ये काल्पनिक परिपथ है। प्रेरणिक प्रतिकार्यता हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? किसी इंडक्टर द्वारा एसी धारा में प्रस्तुत कुल अवरोध। वैसे तो अभी तक मैंने इंडक्टेंस को बोला है, उसको मैं ये नहीं बोला है कि एसी इंडक्टर द्वारा एसी धारा में प्रस्तुत कुल अवरोध। ये बोला है एसी धारा परिवर्तनों का विरोध करने का गुण इंडक्टेंस कहलाता है। धारा परिवर्तनों का विरोध, लेकिन धारा के मान का विरोध कौन करेगा? वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? किसी इंडक्टर द्वारा एसी धारा प्रवाह में प्रस्तुत कुल अवरोध। किसी इंडक्टर द्वारा एसी धारा प्रवाह में प्रस्तुत कुल अवरोध इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसकी गणना एक्सएल बराबर 2πfl या ओमेगा एल भी बोल सकते हैं, ओमेगा एल से की जाती है। या ओमेगा का मान होता है 2πf, कोणीय आवर्ती ओमेगा। एक्सएल बराबर हो जाएगा 2πf। मात्रक होता है ओम। इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी था, लेकिन जो धारा का विरोध करता है उसका मात्रक ओम ही होगा। भले ही वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इम्पीडेंस है, सबका मात्रक ओम ही होगा। जो धारा के मान में अवरोध प्रस्तुत करता है उसका मात्रक ओम होगा। यहाँ पर एफ है एसी की फ्रीक्वेंसी, एल है कुंडली का इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्स एल है कुंडली द्वारा प्रस्तुत धारा प्रवाह में कुल अवरोध। तो जैसे रेजिस्टिव सर्किट में धारा प्रवाह में प्रस्तुत अवरोध रेजिस्टेंस था, उसके स्थान पर अब कौन क्या यूज करेंगे? एक्सएल यूज करेंगे। रेजिस्टेंस के स्थान पर इंडक्टिव सर्किट में एक्सएल यूज करेंगे। तो धारा का सूत्र क्या हो जाएगा?
इंडक्टिव सर्किट में जो धारा प्रवाहित होती है उसका सूत्र होता है V अपॉन एक्स। आई बराबर V अपॉन आर के स्थान पर क्या होगा, V अपॉन एक्सएल। इसमें रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में धारा प्रवाह में अवरोध करता है उसको एक्सएल कहते हैं। आई बराबर हो जाएगा V अपॉन एक्सएल। और वैसे इसको IL कहा जाए, ये बिट के लिए सही रहेगा, आगे दिक्कत नहीं आएगी, IL बोला जाए इंडक्टिव करंट। तीसरा पॉइंट है फेज कोण। बताइए फेज कोण क्या है? फेज कोण किसे कहते हैं? शुद्ध रेजिस्टिव में बताया था, वोल्टेज तथा धारा के बीच बने कोण को फेज कोण कहते हैं। यहाँ फेज कोण थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री, जिसमें वोल्ट V तो लीडिंग है और I लेगिंग है। फेज कोण है 90 डिग्री। तो पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर होता है वोल्ट तथा धारा के बीच बने कोण यानी फेज कोण की कोज्या, कोस थीटा, कोस 90 डिग्री बराबर 0। शुद्ध प्रेरणिक परिपथ का पावर फैक्टर 0। फिर है पावर। ये फिक्स चीजें हैं, पावर, पावर फैक्टर, फेज कोण और इंडक्टिव रिएक्टेंस, धारा। ये 5-7 पॉइंट है, वो सब सर्किट के आपको ध्यान रखने हैं। पावर, पावर का सूत्र वोल्ट था इंटू धारा इंटू पावर फैक्टर बताया था। यहाँ पर पावर फैक्टर 0 है इसलिए 0 रखेंगे, तो पावर भी 0, 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। तो शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में शक्ति व्यय 0 होता है। शुद्ध इंडक्टिव सर्किट कोई शक्ति व्यय नहीं करता है। और ये कौन सी पावर है? रियल पावर, वास्तविक शक्ति। शुद्ध इंडक्टिव सर्किट कोई शक्ति व्यय नहीं करता है, कोई वास्तविक शक्ति व्यय नहीं करेगा। यदि इंडक्टर को DC सप्लाई पर लगाया जाएगा, यदि DC सर्किट में इसको लगा देंगे तो DC में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 0। उस स्थिति में XL बराबर क्या होगा, 2 पाई इंटू 0 इंटू L, यानी 0। DC पर XL 0 होता है, यानी DC सप्लाई पर शुद्ध इंडक्टर कोई अवरोध प्रस्तुत नहीं करेगा। DC पर इंडक्टर कोई अवरोध प्रस्तुत नहीं करेगा, धारा होगी अनंत। शुद्ध इंडक्टर के लिए बात कर। फिर बात करते हैं पावर की। तो इसमें जो पावर कंजप्शन होता है वो 0 कैसे होता है? ये AC का साइकिल है।
ये वो वोल्टा का साइकिल है, ये धारा का साइकिल है। उसमें हमने पावर को दो भागों में बांटा था, धनात्मक अर्धचक्र, ऋणात्मक अर्धचक्र, लेकिन इसमें चार भागों में बांटे। अपने आप ही बंटेगी चार भागों में, क्योंकि 90 डिग्री का कोण होता है दोनों के बीच में, धारा और वोल्टा के बीच में 90 डिग्री का अंतर होता है। तो 90 90 डिग्री के हिसाब से इसके चार भाग करें। पहले चतुर्थांश में देखिए, फर्स्ट भाग में देखिए क्या है। P बराबर V इंटू आई होता है। वोल्टेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पहले भाग में वोल्टेज तो पॉजिटिव है, धारा नेगेटिव है। पहले भाग में देखेंगे वोल्टेज पॉजिटिव है और धारा नेगेटिव है, तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। पावर क्या होगी? नेगेटिव। शक्ति वे होगा नेगेटिव। यानी इंडक्टर शक्ति सप्लाई को देता है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है? सप्लाई को शक्ति दे रहा है, पावर वापिस लौटा रहा है। सेकंड चतुर्थांश में आप देखेंगे क्या है, P बराबर V इंटू आई से देखेंगे वोल्टेज भी पॉजिटिव है और धारा भी पॉजिटिव है, तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव। ऐसे ही थर्ड चतुर्थांश में देखेंगे धारा पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है, पावर क्या होगी? नेगेटिव। चौथे चतुर्थांश में देखिए वोल्टेज भी नेगेटिव है, धारा भी नेगेटिव है, पावर क्या होगी? नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि पहले चतुर्थांश में यदि पावर, पहले में देखेंगे पावर लौटा रहा है, दूसरे में पावर लेता है, तीसरे में फिर लौटा देता है, चौथे में लेता है और पांचवें में फिर लौटा देगा। तो मूल रूप से शक्ति वे क्या होगा? शून्य। तो इंडक्टर चतुर्थ भाग में, चौथे भाग में, साइकिल के चौथे भाग में धारा लेता है और अगले चौथे भाग में वापस लौटा देता है। तो इसलिए प्योर इंडक्टिव सर्किट में शक्ति वे शून्य होता है, ये ध्यान रखिए। तो शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में आप देखेंगे कि एक चौथाई चक्कर में पावर लेता है तो अगले चौथाई चक्कर में वापस लौटा देता है। तो जो स्थिर वैद्युतिक ऊर्जा एक स्थिर वैद्युतिक शक्ति के रूप में, ये जो चौथाई भाग में शक्ति लेता है, स्थिर वैद्युतिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा की गणना करने का सूत्र होता है 1/2 Li²। ये जो स्थिर वैद्युतिक ऊर्जा इसमें एकत्रित हो रही है, उसकी गणना करने का सूत्र है 1/2 Li²। L है इंडक्टेंस, I है प्रवाहित धारा। तो ऊर्जा निकालने का सूत्र इंडक्टर के लिए है।